गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 188 से 192 तक लेके आया हूँ। तो चलिए नील की रोमांच से भरी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 188 विकट परिस्थिति। ओहो, तो अब नाली के कीड़े भी इतना फन उठाने लगे हैं। पर मैं ऐसे कीड़ों को रेंगने लायक छोड़ने से पहले ही मसल डालता हूँ। बलराज पटेल के मन में जो भी थोड़ा बहुत संदेह बचा था वह पूरी तरह मिट चुका था। उसके दिल में छुपा गुस्सा अब भड़कती हुई आग का रूप ले चुका था। बिना एक पल गंवाए उसने हमला करने की ठान ली। बलराज को आक्रमण की मुद्रा में आते देख मानस अग्निहोत्री की धड़कनें तेज हो गईं। मानस बेहद चतुर था। उसने पहले ही बलराज की आंखों में नील की पृष्ठभूमि को लेकर झिझक देख ली थी। इसी वजह से वह नील को अपनी पहचान बताने से रोक रहा था, ताकि नील किसी मुसीबत में न फंसे और बलराज भी किसी अनहोनी के डर से शांत रहे। लेकिन नील ने न केवल उसकी बात खारिज कर दी, बल्कि खुद ही अपनी पहचान उजागर कर दी। ये बलराज को सीधा सीधा ये बताने जैसा था कि नील के पीछे कोई शक्तिशाली कुल या संरक्षक नहीं है, वह महज एक साधारण योद्धा है। अब जब बलराज सीधे जान लेने पर उतारू था तो मानस उसे अकेले कैसे रोक पाता। मानस ने मन ही मन एक गहरी आह भरी। नील प्रतिभा का धनी तो था, पर अफसोस कि उसे सही समय पर सही फैसले लेने की समझ नहीं थी। अचानक बलराज पटेल के चारों ओर नीले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का गुबार उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में मौजूद पतली सुनहरी तलवार तेज रोशनी से जगमगाने लगी। वह तलवार पंख की तरह हल्की और असाधारण रूप से धारदार थी। अगले ही पल उस सुनहरी चमक से पानी की नन्ही नन्ही बूंदें संघनित होकर टपकने लगीं। ये पटेल घराने की प्रसिद्ध खड्ग वृष्टि कला थी। कहने को तो ये पृथ्वी श्रेणी की तकनीक थी, लेकिन इसका विनाशकारी प्रभाव किसी भी आकाश श्रेणी की कला को टक्कर दे सकता था। बलराज ने अपनी तलवार को घुमाते हुए सीधे मानस और नील की तरफ निशाना साधा। उसने मन ही मन रणनीति बना ली थी। अग्निहोत्री परिवार का सदस्य होने के नाते वह मानस को जान से तो नहीं मार सकता था, लेकिन उसे मरणासन हालत में पहुंचाने में उसे कोई गुरेज नहीं था। वहीं नील के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ मौत तय कर रखी थी। हवा में लहराती तलवार से अनगिनत चमकदार बूंदें निकलने लगीं। वे बूंदें एक जानलेवा जाल की तरह फैलती हुई नील और मानस की तरफ बढ़ने लगीं। दिखने में वे आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी बूंदें साधारण पानी जैसी लग रही थीं, पर मानस और नील दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उनके स्पर्श का क्या अंजाम हो सकता है। नील, तुरंत हटो वहां से। मानस ने चेतावनी देते हुए अपनी तलवार उठाई और बूंदों के उस सैलाब पर सीधा वार कर दिया। उसकी तलवार से अंगूठे जितनी मोटी काले और लाल रंग की तीव्र किरणें फूट पड़ीं। जैसे ही वे किरणें पानी की बूंदों से टकराती, उनमें से एक बेहद ठंडी ऊर्जा निकलती और वे बर्फ के गोलों में बदलकर जमीन पर गिर जातीं। वे बर्फ के गोले जमीन के कठोर पत्थरों को भी पीसकर चूर चूर कर रहे थे। अगर उनमें से एक भी बूंद किसी इंसान के शरीर से छू जाती तो उसका क्या हश्र होता, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। मानस अपनी तलवार को अद्भुत गति से चला रहा था ताकि अधिक से अधिक बूंदों को नष्ट कर सके। लेकिन बलराज लगातार बूंदों की बौछार किए जा रहा था। साधना का स्तर कम होने के कारण मानस पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पाया और बूंदों का एक बड़ा हिस्सा उसकी रक्षात्मक रेखा को तोड़कर आगे निकल आया। मानस अपनी पूरी ताकत झोंक कर तलवार चला रहा था, पर खतरा बिल्कुल सिर पर आ पहुंचा था। ठीक उसी पल जब वे बूंदें मानस से टकराने ही वाली थीं, उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और वह कई कदम दूर जा गिरा। ये नील था। उसने मानस को सुरक्षित दूरी पर धकेल दिया था और खुद उन जानलेवा बूंदों के सीधे निशाने पर आ गया था। जमीन से उठते हुए मानस ने जब नील को उस तूफान के सामने एक अडिग चट्टान की तरह खड़े देखा तो वह सन्न रह गया। क्या नील के पास सचमुच बलराज पटेल जैसे योद्धा से टकराने का कोई ठोस आधार था? नील कोई सिरफिरा इंसान नहीं था। मानस जानता था कि अगर नील ने खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है तो निश्चित रूप से उसके पास कोई न कोई रणनीति होगी। क्या नील को वाकई लगता है कि वह एक शीर्ष महावीर योद्धा को पछाड़ सकता है? मानस को अपनी ही सोच पर यकीन नहीं हो रहा था। वह प्रथम चरण के महावीर और एक शीर्ष महावीर के बीच के पाताल जमीन के अंतर को भली भांति समझता था। यहाँ तक कि नरोत्तम दास और बलराज भी इस बात से अनजान नहीं थे। बूंदों के नज़दीक आते ही नील ने अपनी मुट्ठियां कसीं। अगले ही पल उसके सामने बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक रक्षात्मक घेरा बनकर तैयार हो गया, जिसमें टिमटिमाते तारों जैसी चमक साफ देखी जा सकती थी। मूर्ख, इस मामूली ढाल से मेरी हिमसत्व की बूंदों को रोकोगे? बलराज पटेल ने जोरदार ठह आका लगाया। नील के चेहरे पर बलराज के तंज का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें बेहद सतर्क थीं। उसे साधारण महावीर योद्धाओं से निपटने का तो पूरा भरोसा था, लेकिन एक शीर्ष महावीर की ताकत आध्यात्मिक मंडल के करीब पहुंच चुकी होती है।
इसके अलावा सप्तसिंधु आश्रम के शिष्यों का प्रशिक्षण आम योद्धाओं से कहीं अधिक कठोर और उन्नत होता था। जैसे ही हिमसत्व की पहली बूंद नील के घेरे से टकराए, वह बिना किसी रुकावट के उसे भेदती हुई अंदर दाखिल हो गई। देखते ही देखते बाकी बूंदें भी उस ढाल को चीरने लगीं। कुछ बूंदें तो नील के बिल्कुल करीब आ पहुंची थीं। उनसे निकलती बर्फीली ठंडक से नील की पलकों और बालों पर बर्फ की पतली परत जमने लगी थी। इसके बावजूद नील अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। लेकिन जैसे ही बूंदों का बड़ा हिस्सा बैंगनी ऊर्जा के दायरे में समाया, नील के होठों से एक शब्द निकला, विस्फोट। एक जोरदार धमाका हुआ। नील की ऊर्जा में छिपी तारों की ताक अचानक फट पड़ी। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज गूंजने लगी, बूम बूम बूम। उस भयानक विस्फोट से निकली चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी ने पूरे परिसर को ढक लिया। मानस, नरोत्तम और बलराज तीनों की आंखें उस रोशनी से चौंधिया गईं। विस्फोट की ऊर्जा छूटते ही नील ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली थीं। जब उसने आंखें खोलीं तो हिमसत्व की सारी बूंदें नष्ट हो चुकी थीं। वहीं बलराज पटेल, जो नील के सबसे करीब था, उस तीखी रोशनी के कारण अभी भी कुछ देख नहीं पा रहा था। बलराज की दृष्टि खोने का फायदा उठाते हुए नील बिजली की तेजी से उसकी ओर झपटा। हालांकि बलराज देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी बाकी इंद्रियां पूरी तरह सक्रिय थीं। शीर्ष महावीर योद्धा के स्तर पर पहुंचने के बाद किसी भी योद्धा की सुनने और महसूस करने की क्षमता असाधारण हो जाती है। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह नील की सटीक लोकेशन भांप सकता था। लेकिन नील के इस भयानक जवाबी हमले ने बलराज के मन में थोड़ी घबराहट जरूर पैदा कर दी थी। उसने सोचा था कि नील महज एक ढाल बनाकर वार सहने की कोशिश करेगा, जिससे हिमसत्व की बूंदें उसे पल भर में जमाकर मार डालेंगी। पर नील का तरीका बेहद आक्रामक और अप्रत्याशित निकला। उसने बूंदों को खुद तक पहुंचने से पहले ही उड़ा दिया था। बलराज हैरान था कि एक साधारण लड़के की आध्यात्मिक शक्ति में इतना बड़ा विस्फोट करने की क्षमता कहां से आई। फिर भी बलराज एक अनुभवी शीर्ष योद्धा था। ऐसे कई विकट हालातों से गुजरकर वह इस मुकाम तक पहुंचा था। उसने तुरंत अपनी उखड़ी हुई सांसों और बढ़ती धड़कनों पर काबू पाया। अगले ही पल उसकी तलवार से फिर से हजारों हिमसत्व की बूंदें निकलीं और नील की तरफ तेजी से बढ़ीं। लेकिन इस बार भी उसने नील की गति का सही अंदाजा नहीं लगाया था। नील के दाहिने हाथ में लगा ज्वाला पत्थर चमक उठा। मूलाधार चक्र से निकलकर ऊर्जा की एक प्रचंड धारा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। नील का शरीर एक धुंधली परछाई में बदला और हवा के झोंके की तरह उन बूंदों के बीच से निकल गया। तब तक मानस, नरोत्तम और बलराज की आंखों के सामने छाया अंधियारा छट चुका था। जब उन्होंने नील को हवा में इस तरह गायब होते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अविश्वसनीय गति। मानस के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। एक पल के लिए बलराज की नजरें भी नील को ढूंढने में नाकाम रहीं। ये लड़का कहाँ गायब हो गया? बलराज ने अपनी तलवार छाती के सामने अड़ा ली और सतर्क होकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी धड़कनें फिर से तेज होने लगी थीं। अचानक उसे अपने ठीक ऊपर से हवा का एक तेज दबाव महसूस हुआ। उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार ऊपर की ओर चला दी। ऊपर से हमला कर रहे नील ने अपनी नंगी हथेली सीधे तलवार की धार की तरफ बढ़ा दी। नंगे हाथों से मेरी तलवार को रोकोगे? बलराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बलराज की तलवार मध्यम श्रेणी का एक नायाब आध्यात्मिक हथियार थी। उसकी धार इतनी तेज थी कि वह किसी छोटे पहाड़ को भी 2 हिस्सों में चीर सकती थी। बलराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार नील की हथेली पर दे मारी। लेकिन नील के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई और उसने बेहद फुर्ती से अपनी 2 उंगलियों के बीच बलराज की तलवार की धार को दबोच लिया। ये रफ्तार! बलराज का दिमाग सन रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि नील ने इतनी तेजी से तलवार को कैसे पकड़ा। जब उसने देखा कि उसकी तलवार नील की 2 उंगलियों में फंसी है तो उसने बिना घबराए पूरे जोर से तलवार पीछे खींचनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद तलवार नील की उंगलियों से टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी तलवार किसी विशाल पर्वत के नीचे दब गई हो। बलराज पटेल का चेहरा खौफ और अविश्वास से पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई अनहोनी देख ली हो। वह प्रथम चरण और शीर्ष स्तर के महावीर योद्धाओं के बीच के अंतर को अच्छी तरह जानता था। फिर ये लड़का उंगलियों के बल पर उसकी तलवार कैसे रोक सकता था? हालांकि उसने सुना था कि कुछ योद्धा जन्मजात शारीरिक ताकत के धनी होते हैं, पर महावीर योद्धा के स्तर पर उस ताकत की भी एक सीमा होती है। पर आज नील ने उस सोच को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। उसकी शारीरिक ताकत बलराज की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। शुरुआती झटके से उबरने के बाद बलराज ने खुद को संभाला और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को उंडेलना शुरू किया।
वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक प्रथम चरण के महावीर से मात खाना उसके स्वाभिमान के खिलाफ था। उसकी बाँह से होती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा सुनहरी तलवार में प्रवाहित होने लगी और वह पूरे जोर से चिल्लाया। हिमसत्व आध्यात्मिक बंधन। अध्याय 189। बलराज पटेल की हार। हिमसत्व आध्यात्मिक बंधन। बलराज की गरजते ही उसकी तलवार से नीली बर्फीली किरणों का सैलाब निकला और सीधे नील की दाहिनी बाँह पर लिपट गया। देखते ही देखते उस जानलेवा ठंडक ने नील की आधी बाँह और उसके शरीर के एक हिस्से को पाले की मोटी परत से जमाकर निष्क्रिय कर दिया। अपनी बाँह पर चढ़ी बर्फ की मोटी चट्टान को देखकर नील के माथे पर सिलवटें उभर आईं। उसने अपनी पूरी दैहिक क्षमता और सर्पशल्कों की ताकत को झोंककर उस बर्फ को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह कोई आम बर्फ नहीं थी। उसकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह घेरा टस से मज नहीं हुआ। हा, ये हिमसत्व का आध्यात्मिक बंधन है, कोई मामूली बर्फ नहीं। बलराज ने ठहाका लगाते हुए ताना मारा। इसे केवल शारीरिक बल से तोड़ पाना नामुमकिन है। अब देखता हूं तुम इस संकट से खुद को कैसे उबारते हो। नील को अपनी तकनीक में जकड़ा देखकर बलराज का चेहरा अहंकार से खिल उठा था, लेकिन नील की आंखों में रत्ती भर भी घबराहट नहीं थी। उसने बलराज की तरफ बेहद उपेक्षा भरी नज़र से देखा और अपने बाएं हाथ को कसा। अगले ही पल उसके बाएं हाथ में जड़ा मानस पत्थर तेज लाल रोशनी से चमक उठा। धड़ाक! नील ने बिना किसी झिझक के अपनी बाईं मुट्ठी से अपनी ही जमी हुई दाहिनी बाँह पर प्रहार कर दिया। उस लाल ऊर्जा के प्रभाव से बर्फ की परत पर एक लाल दरार उभरी, जो देखते ही देखते मकड़ी के जाले की तरह चारों तरफ फैल गई। इसके तुरंत बाद नील ने अपनी दाहिनी बाँह को पूरे जोर से झटका दिया। बूम बूम बूम! कांच टूटने जैसी भयावह आवाज़ों के साथ नील के शरीर पर जमा हिमसत्व बंधन चकनाचूर होकर बर्फ के ढेरों में तब्दील हो गया। इसके साथ ही बलराज की बहुमूल्य सुनहरी तलवार भी बीच से दो टुकड़ों में टूट गई। नील ने उसी झटके में बलराज को हवा में उछालते हुए दूर फेंक दिया। ये कैसे हो सकता है? कई गज दूर जमीन पर जा गिरा बलराज अविश्वास से अपनी आंखें फाड़े नील को देख रहा था। इस हिमसत्व बंधन को सिद्ध करने के लिए उसने वर्षों की कठिन साधना की थी। आज पहली बार उसने किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। उसके पिता ने स्पष्ट कहा था कि इस बंधन को केवल वही योद्धा तोड़ सकता है जो आध्यात्मिक मंडल के स्तर पर हो और अपनी आंतरिक शक्ति को जलाकर वार करे। फिर यह मामूली लड़का महज एक मुक्के से इसे कैसे ध्वस्त कर सकता था? यह इंसान है या कोई दानव? बलराज पटेल बेहद दम्भी था और इसी घमंड के बल पर वह किसी को भी अपने सामने तुच्छ समझता था। लेकिन इस समय नील के इस प्रदर्शन ने उसके आत्मविश्वास को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसकी मानसिकता चरमराने लगी थी। मैं हार नहीं सकता। अचानक उसकी आंखों में खून की सी लाली उतर आए और चेहरे पर हैवानियत भरा भाव आ गया। अगर ऐसा है तो मुझे तेरी जान ही लेनी होगी। बलराज जानता था कि नील के हाथों मिली यह अपमानजनक हार उसकी साधना के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगी। इस कलंक को मिटाने का केवल एक ही रास्ता था, नील की जीवन लीला समाप्त कर देना। वैसे तो सीधी ताक की जंग में वह नील के सामने नहीं टिक सकता था, लेकिन बड़े घरानों के उत्तराधिकारियों के पास हमेशा अपनी रक्षा के लिए कोई न कोई अंतिम हथियार होता है। अगले ही पल बलराज की हथेली पर एक प्राचीन सुनहरा चिन्ह चमकने लगा। दरअसल यह चिन्ह कोई साधारण छाप नहीं, बल्कि एक दुर्लभ रून हथियार, रून वेपन था। विशेष तांत्रिक और आध्यात्मिक पद्धतियों से उकेरे गए ये हथियार एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले अत्यंत विनाशकारी साधन होते हैं। पटेल घराने ने बलराज की हथेली पर इस रून चिन्ह को अंकित कराने के लिए भारी संपत्ति खर्च की थी। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि इसका उपयोग केवल जीवन मरण के अंतिम क्षणों में ही किया जाए। लेकिन बलराज का विवेक इस समय पूरी तरह खो चुका था। उसे अपनी साधना की चिंता थी और वह किसी भी कीमत पर नील को मिटा देना चाहता था। जैसे ही बलराज ने अपना हाथ उठाकर उस प्राचीन रून शक्ति को नील की तरफ छोड़ना चाहा, नील ने बिजली से भी तेज गति से आगे बढ़कर एक जोरदार लात बलराज के सिर पर दे मारी। जोरदार प्रहार से बलराज उड़ता हुआ दूर खड़ी चट्टान से जा टकराया। सिर पर गहरी चोट लगते ही वह वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। नील ने उस प्राचीन चिन्ह से निकलती घातक ऊर्जा को भांप लिया था। अगर बलराज को वह वार करने का मौका मिल जाता तो नील गंभीर रूप से घायल हो सकता था। लेकिन ये सब सिंधु आश्रम का परिसर था। किसी मामूली आपसी कहासुनी या वर्चस्व की जंग में किसी की हत्या कर देना नियम विरुद्ध था। इसलिए नील ने उसे मारने के बजाय केवल बेहोश कर देना ही सही समझा। अरे बलराज भाई जमीन पर बेसुध पड़े हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम सबको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। किनारे खड़े अन्य शिष्यों में हड़कंप मच गया। बलराज के साथ आए वे आंतरिक शिष्य भले ही संभ्रांत परिवारों से थे, पर वे बलराज या मानस की तरह 8 प्रमुख कुलीन परिवारों के प्रत्यक्ष वारिस नहीं थे।
इसीलिए उन्होंने दो कुलीन वारिसों की इस लड़ाई में कूदने का साहस नहीं किया था। उन्हें बलराज की ताकत पर अटूट विश्वास था। उनकी नज़र में नील या मानस बलराज पटेल के सामने टिक ही नहीं सकते थे। लेकिन पासा इस तरह पलट जाएगा और एक शीर्ष महावीर योद्धा नील के एक ही प्रहार में चित हो जाएगा, इसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब जब बलराज निढाल पड़ा था और उसके जीवित होने या न होने का कोई अंदाजा नहीं था, तो वे डर से कांपने लगे। पर नील के रास्ते में खड़े होने के कारण किसी की हिम्मत पास जाने की नहीं हो रही थी। वे दूर से ही शोर मचाने लगे। उनका चिल्लाना सुनकर नरोत्तम दास भी जैसे अपनी स्तब्धता से बाहर आए। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर बलराज की नाड़ी और चोटों की जांच की। जब ये स्पष्ट हो गया कि बलराज केवल बेहोश है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तब जाकर नरोत्तम की जान में जान आई। अब तक के घटनाक्रम ने नरोत्तम दास को यह अच्छी तरह समझा दिया था कि मानस और नील से दुश्मनी मोल लेना अपनी ही कब्र खोदना है। उन्होंने बिना कोई शब्द कहे बलराज को अपनी पीठ पर लादा और उसके साथियों के सुपुर्द कर दिया। बलराज के जाने के बाद मानस अग्निहोत्री ने नील की तरफ देखा और अचंभित होकर कहा, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रक्षक किले से लौटने के बाद तुम्हारी ताकत इस हद तक बढ़ चुकी होगी। प्रथम चरण का महावीर होते हुए भी तुमने एक शीर्ष महावीर को घुटनों पर ला दिया। नील ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रक्षक किले के अनुभव ने मुझे निखारा तो है, लेकिन आपकी तुलना में मैं अब भी पीछे हूँ। मुझे तो लगता है कि हमारे बीच का अंतर कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। नील यहाँ अपने साधना स्तर की बात कर रहा था। साधना की गति के मामले में नील मानस से पीछे था। दक्षिणी क्षेत्र की यात्रा से लेकर अब तक नील केवल एक ही कुंडलिनी चक्र जागृत कर पाया था। वही मानस, जो दक्षिण यात्रा से ठीक पहले महावीर स्तर पर पहुंचा था, इतने कम समय में महावीर योद्धा के द्वितीय चरण के शिखर तक पहुंच चुका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि साधना के हर उच्च स्तर पर पहुंचने का मार्ग पिछले स्तर से कई गुना अधिक कठिन और जटिल होता जाता है। दरअसल, जब मानस रक्षक किले से लौटा था, तो अग्निहोत्री घराने ने उसे अपने गुप्त और विशेष शिवालय में साधना के लिए भेजा था। उस स्थान को ऐसी गुप्त विधाओं से निर्मित किया गया था जहां साधना का प्रभाव और गति दोगुनी हो जाती थी। इसी कारण मानस इतनी तेजी से अपना स्तर बढ़ा पाया था। मानस ने सिर हिलाते हुए नील की बात का खंडन किया, मेरा साधना स्तर भले ही बड़ा हो, पर अगर वास्तविक युद्ध क्षमता की बात करें तो मैं तुम्हारी ताकत के आसपास भी नहीं ठहरता। योद्धाओं की दुनिया का यह एक शाश्वत नियम था कि केवल साधना के स्तर से किसी की वास्तविक युद्ध क्षमता का सही आकलन नहीं किया जा सकता। कई ऐसे योद्धा होते हैं जिनका दायरा तो ऊंचा होता है, पर वे अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। वहीं नील जैसे कुछ विरले योद्धा अपनी निर्धारित सीमाओं से कहीं अधिक विध्वंसकारी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। बात करते करते अचानक मानस की नज़र नील के पहनावे पर पड़ी। उसने चौंक कर पूछा, नील भाई, क्या तुम अब तक आंतरिक शिष्य नहीं बने हो? नील की सफ़ेद पोशाक एक बाहरी शिष्य की पहचान थी। मानस को यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी असाधारण प्रतिभा वाले योद्धा को अब तक आंतरिक शिष्य का पद क्यों नहीं मिला। नील ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी तक आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है। दरअसल, नील को सप्तसिंधु आश्रम में आए बहुत कम समय हुआ था और उसका ज्यादातर समय बाहर की यात्राओं में बीता था। उसने इस पदवी पर कभी विशेष ध्यान भी नहीं दिया था। इसके अलावा अंबर दल में शुभांगी की छत्रछाया के कारण बाहरी शिष्य होने के बावजूद उसे वे तमाम सुविधाएं मिल रही थीं जो किसी भी आंतरिक शिष्य को प्राप्त होती हैं। मानस के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम हमारे अग्निपुत्र आश्रम में शामिल होना पसंद करोगे? अग्निपुत्र आश्रम 33 प्रमुख दलों में चौथे स्थान पर आता था और इसमें एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली योद्धा शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दल पर अग्निहोत्री घराने का सीधा वर्चस्व था। यदि नील इसमें शामिल हो जाता तो कोई भी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता और उसे अग्निहोत्री घराने का पूरा समर्थन भी मिलता। नील ने विनम्रता से अपना सिर हिला दिया, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अंबर दल में ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे अग्निपुत्र आश्रम में लाने के लिए आपको व्यर्थ की कागजी और प्रशासनिक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। किसी सामान्य शिष्य को इतने बड़े दल में स्थानांतरित कराना दूसरों के लिए भले ही कठिन हो, पर मानस के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। उसे बस अपने घराने में एक संदेश भेजना था, पर वह नील के मना करने के वास्तविक अर्थ को समझ गया। नील ने बेहद शालीनता से उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, इसलिए मानस ने भी दोबारा दबाव नहीं बनाया। लेकिन तभी मानस को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, नील भाई, अगर तुम जल्द ही आंतरिक शिष्य नहीं बनते तो मुझे डर है कि तुम आने वाली शीर्ष दल प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन पाओगे। शीर्ष दल प्रतियोगिता। नील के कानों में यह नाम पड़ते ही उसकी दिलचस्पी जाग उठी।
मानस ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें सच में इस प्रतियोगिता के बारे में नहीं पता? नील ने मना में सिर हिलाया। उसने नाम तो सुना था पर बारीकियों से अनजान था। सप्तसिंधु आश्रम में यह विशाल प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जाती थी। आश्रम के सभी 33 दलों की आधिकारिक रैंकिंग इसी प्रतियोगिता के परिणामों से तय होती थी। यही कारण था कि हर दल इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देता था, क्योंकि दल की रैंकिंग से ही आचार्यों और शिष्यों को मिलने वाले संसाधनों और सुविधाओं का दायरा तय होता था। मानस ने आगे बताया, प्रतियोगिता की तिथि घोषित हो चुकी है और यह नए साल के पहले दिन से शुरू होगी। मुझे पूरा यकीन है कि यदि तुम इसमें उतरे तो तुम्हारा प्रदर्शन सबको चौंका देगा। लेकिन नियम सख्त हैं, इस महासंग्राम में उतरने के लिए तुम्हारा अंबर दल का आंतरिक शिष्य होना अनिवार्य है। अध्याय 190, नील के खिलाफ नई साजिश। शीर्ष दल प्रतियोगिता का समय तय कर दिया गया है। यह नए साल के पहले ही दिन से शुरू होने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इस महासंग्राम में उतरे तो तुम्हारा प्रदर्शन हर किसी को हैरत में डाल देगा। लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि तुम्हें अंबर दल का आंतरिक शिष्य बनना ही होगा। इतना कहने के बाद मानस अग्निहोत्री कुछ पलों के लिए मौन हुआ, फिर गंभीर होकर बोला, मेरी समझ से बाहर है कि अंबर दल ने तुम्हें अब तक आंतरिक शिष्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। माना कि नियमानुसार किसी बाहरी शिष्य को आंतरिक श्रेणी में जाने के लिए अर्धवार्षिक बाहरी शिष्य परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन तुम्हारी ताकत और साधना का स्तर आम बाहरी शिष्यों से कहीं ऊपर है। अंबर दल को तो तुम्हें खुद आगे बढ़कर यह पद दे देना चाहिए था। अगर अंबर दल में कोई जानबूझकर तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। मानस वाकई नील के भविष्य को लेकर चिंतित था। नील की असाधारण क्षमता को देखते हुए किसी का भी यह सोचना स्वाभाविक था कि उसे अब तक पदोन्नत क्यों नहीं किया गया। हालांकि वास्तविकता वैसी नहीं थी जैसा मानस अंदाजा लगा रहा था। नील ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मानस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह आंतरिक शिष्य बनने और शीर्ष दल प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की करने का पूरा प्रयास करेगा। नील इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने देने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। इस प्रतियोगिता से न केवल उसे अपनी वास्तविक ताकत को परखने का मंच मिलता, बल्कि एक महान योद्धा बनने के उसके सफर में यह एक अहम पड़ाव भी साबित होता। सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि वह इस महासंग्राम में अपनी छाप छोड़कर सप्तसिंधु आश्रम के उच्च अधिकारियों या कुलपति का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाता तो नीलिमा को काली पहाड़ी की कैद से छुड़ाना उसके लिए काफी आसान हो जाता। अब तक नील ने जो मुकाम हासिल किया था वह आम शिष्यों की कल्पना से परे था, परंतु सप्तसिंधु आश्रम में बिताए इस कम समय के दौरान उसने कई रसूखदार कुलीन परिवारों से दुश्मनी मोल ले ली थी और आश्रम के कुछ शक्तिशाली आध्यात्मिक आचार्यों की आंखों में भी खटकने लगा था। इसलिए नील को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक विशाल और निर्विवाद मंच की सख्त दरकार थी, और यह प्रतियोगिता उसके लिए संजीवनी की तरह थी। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया मानस भाई, पर यकीन मानिए अंबर दल में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले मैं हर हाल में आंतरिक शिष्य का पद हासिल कर लूंगा। अब नील के लिए आंतरिक शिष्य बनना कोई कठिन चुनौती नहीं रह गई थी। नील के चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास देखकर मानस ने सहमति में सिर हिलाया, फिर उसे आगाह करते हुए कहा, लेकिन आज तुमने बलराज पटेल का घमंड तोड़ा है और वह इस अपमान को आसानी से नहीं भूलेगा। वह तुम्हें निशाना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मैं तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहता था ताकि तुम हमारे पारिवारिक झगड़ों में न पिस जाओ, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मानस ने एक ठंडी सांस भरी। आज नील के हाथों मिली हार बलराज के स्वाभिमान पर गहरा घाव थी। बलराज के प्रतिशोधी स्वभाव को देखते हुए मानस के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह नील से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक तरह से मानस की मदद करने के चक्कर में नील ने पटेल घराने के रूप में एक और खतरनाक दुश्मन बना लिया था। मानस की बात सुनकर नील मुस्कुराया और बेहद शालीनता से बोला, मानस भाई, इसे अपने पारिवारिक विवाद से जोड़कर मत देखिए। अगर आज मैं बीच में न आता तब भी बलराज बात को आगे बढ़ाता ही। ऐसे में क्या मैं अपने मित्र को अपमानित होते देखता रहता? अगर नील उस वक्त ढाल बनकर न खड़ा होता तो बलराज ने मानस को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होती। नील की यह बात सीधे मानस के दिल में उतर गई। उसे अपने भीतर एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हुई। उसने भावुक होकर नील से कहा, तुम जैसा सच्चा दोस्त पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक पटेल घराने की बात है तो हमारे और उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग इसे आपस में देख लेंगे, लेकिन अगर बलराज ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। मानस का स्वर दृढ़ता से भरा हुआ था। अगर अग्निहोत्री घराना खुलकर नील के समर्थन में खड़ा हो जाता तो आश्रम का कोई भी अन्य कुलीन परिवार नील पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता।
रक्षक किले के दौरान मानस ने नील की मदद भले ही भविष्य के किसी फायदे को ध्यान में रखकर की हो, लेकिन आज नील ने जिस निष्कपटता से उसका साथ दिया था वह एक सच्चे मित्र की पहचान थी। मानस इस बात को अच्छी तरह भांप चुका था, इसलिए उसने भी नील को अपने दिल में भाई जैसा स्थान दे दिया था। नील समझ रहा था कि मानस ये सब पूरी निष्ठा से कह रहा है, पर उसने इस सहारे पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं समझा। अब तक के अनुभवों ने नील को ये सिखा दिया था कि दूसरों का प्रभाव केवल कुछ समय के लिए रक्षा कवच बन सकता है। अंतिम लड़ाई इंसान को अपनी ही ताकत के बल पर लड़नी पड़ती है। इसके बाद मानस से कुछ देर बातचीत करके नील अपने कक्ष की ओर लौट आया। आने वाले कुछ दिनों तक नील का नित्य नियम जारी रहा। वह रोजाना भ्रामक मछली सरोवर में 2 घंटे कड़ा अभ्यास करता। पहली बार जब वह उस सरोवर में उतरा था तो 130 गज की गहराई तक पहुंचने में सफल रहा था। उस गहराई पर पहुंचते ही उसका सामना एक अजीब और खौफनाक जल दानव से हुआ था, जो गहरे लाल रंग का था। उस जल दानव का आकार विशालकाय था और उसकी आंखों से खूनी रोशनी छनकर निकल रही थी। जब वह पानी में तैरता तो उसके भीमकाय शरीर की हलचल से पूरे क्षेत्र का जल प्रवाह उथल पुथल हो जाता था। अपनी गति के बल पर नील उस दानव को ढेर तो कर सकता था, लेकिन वहां उस जैसे अनगिनत जीव मौजूद थे। इतने सारे जल दानवों का एक साथ मुकाबला कर पाना लगभग असंभव था। एक दिन नील ने बलपूर्वक और गहराई में जाने का प्रयास किया भी, लेकिन जल दानवों के झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवश होकर उसे पीछे हटना पड़ा। दूसरी ओर भ्रामक मछली सरोवर में नील के इस प्रदर्शन को देखकर व्यवस्थापक नरोत्तम दास के होश उड़े हुए थे। गनीमत ये थी कि नील 130 गज की गहराई पर रुक गया। अगर वह 150 या 80 गज की सीमा लंघ जाता तो सप्तसिंधु आश्रम का बरसों पुराना इतिहास ही टूट जाता। नियमों के मुताबिक गुप्त साधना स्थलों के व्यवस्थापक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिष्यों की सूची तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजते थे, जिस पर आश्रम के शीर्ष अधिकारी विशेष ध्यान देते थे और योग्य शिष्यों को पुरस्कृत किया जाता था। इसी प्रक्रिया के तहत नरोत्तम दास ने नील के इस अद्भुत प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट बनाई और उसे शीर्ष प्रबंधन को सौंप दिया। अगर अधिकारी इस प्रदर्शन से प्रभावित होते तो नरोत्तम दास को भी इनाम के तौर पर कुछ क्रेडिट अंक मिलते। नरोत्तम दास को पूरा यकीन था कि सप्तसिंधु आश्रम नील जैसी अलौकिक प्रतिभा को हाथों हाथ लेगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो नरोत्तम दास हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी भेजी रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया हो। क्या मेरी रिपोर्ट में कोई जानकारी अधूरी रह गई थी? नरोत्तम दास को अपनी कार्यशैली पर पूरा भरोसा था, फिर भी आशंका के चलते उन्होंने दोबारा एक विस्तृत विवरण बनाकर भेजा। लेकिन इस बार भी नतीजा शून्य ही रहा। आश्रम के उच्च अधिकारियों की ओर से न तो कोई बुलावा आया और न ही कोई संदेश। सप्तसिंधु आश्रम में व्यवस्थापक के पद तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। नरोत्तम दास काफी चतुर इंसान थे। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि पर्दे के पीछे कोई गहरा खेल चल रहा है। मैंने 2 बार रिपोर्ट भेजी, पर प्रबंधन की चुप्पी साफ इशारा कर रही है कि आश्रम के शीर्ष पदों पर बैठा कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति नील को जानबूझकर दबा रहा है। पर वह शक्तिशाली व्यक्ति कौन था और उसकी नील से क्या दुश्मनी थी, इसका अंदाजा लगाना नरोत्तम दास के बस की बात नहीं थी। वैसे भी अपने जैसे एक छोटे व्यवस्थापक की जान जोखिम में डालकर वे बड़े आचार्यों के मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को वहीं दबा देना ही अपनी भलाई समझा। सप्तसिंधु आश्रम अद्वैत पर्वत। अद्वैत पर्वत सप्तसिंधु आश्रम के ठीक मध्य में स्थित था। ये पर्वत इतना विशाल और ऊंचा था कि इस पर ऊपर चढ़ने का कोई पैदल मार्ग नहीं था। केवल वही लोग इसकी चोटी तक पहुंच सकते थे जो या तो स्वयं उड़ने की विद्या जानते थे या जिनके पास उड़ने वाले रथ मौजूद थे। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर खड़े होकर पूरे आश्रम का भव्य दृश्य देखा जा सकता था। वहां शाही महलों की तरह बनी कई शानदार इमारतें मौजूद थीं। एक तरह से अद्वैत पर्वत पूरे सप्तसिंधु आश्रम का सबसे आलीशान और शांत स्थान था। यही वह जगह थी जहां आश्रम के शक्तिशाली आध्यात्मिक आचार्य निवास करते थे। उन्हीं भव्य इमारतों के बीच बने एक खूबसूरत मंडप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बैठा हुआ था। बैंगनी मुकुट धारण किए उस व्यक्ति ने अपनी मेज पर रखा सुनहरा प्याला उठाया और चाय की चुस्की ली। यह कोई और नहीं बल्कि आध्यात्मिक आचार्य केतुपति थे, सप्तसिंधु आश्रम के 10 महान आध्यात्मिक आचार्यों में से एक। वह बड़े इत्मीनान से चाय का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक आसमान से रोशनी की एक तेज किरण नीचे की ओर आई। अगले ही पल मंडप के मुहाने पर एक और आकृति प्रकट हुई। वे थे आचार्य मंगलदेव, जो 10 आचार्यों की सूची में 10वें स्थान पर आते थे। आचार्य मंगलदेव के उतरते ही हवा का ऐसा जोरदार झोंका चला कि मेज पर रखा चाय का प्याला लगभग छलक ही गया। आचार्य मंगलदेव, इतनी उतावली किस बात की है?
आचार्य केतुपति ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए टोकना चाहा, परंतु मंगलदेव का उग्र और अधीर स्वभाव वैसा ही बना रहा। आचार्य केतुपति, जरा अंदाजा लगाए कि मुझे क्या पता चला है। मुझे उस लड़के नील का पूरा कच्चा चिट्ठा मिल गया है, जिससे पिछली बार सभा में पूछताछ की गई थी। मंगलदेव ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। नील, उसकी पृष्ठभूमि में ऐसा क्या खास है जो आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं? केतुपति के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभरा। हालांकि पिछले विवाद में राजकुमारी शुभांगी के अड़ियल रवैये से बाकी आचार्य नाखुश थे, पर शुभांगी केवल उस लड़के का बचाव कर रही थी। इसलिए केतुपति का मानना था कि उस गड़े मुर्दे को दोबारा न उखाड़ना ही बेहतर है। उस लड़के का कुल वायुपुत्र है। अब यह मत कहिएगा कि आप पिछले वर्ष हुए उस मुकदमे को भूल गए हैं, जिसमें सुंदर नगर की उस लड़की को काली पहाड़ी पर भिजवाया गया था। आचार्य मंगलदेव ने पुरानी घटना की याद दिलाए। नीलिमा। आचार्य केतुपति के दिमाग में वह नाम तुरंत कौंध गया। सच तो ये था कि अपने कई 100 सालों के लंबे जीवन में केतुपति ने नीलिमा जैसी अद्भुत प्रतिभा वाली शिष्या कभी नहीं देखी थी, और उसका कुल भी वायुपुत्र ही था। तो क्या इसका मतलब ये था कि? केतुपति ने तीखी नजरों से मंगलदेव की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नीलिमा और इस नील के बीच कोई गहरा संबंध है? मंगलदेव ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये सुनते ही आचार्य केतुपति के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अद्भुत। ये वायुपुत्र घराना न तो कोई बहुत बड़ा रसूखदार घराना है और न ही कुलीन श्रेणी में आता है। फिर भी एक ही पीढ़ी में लगातार दो असाधारण प्रतिभाओं को जन्म दे दिया। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। आमतौर पर किसी साधारण परिवार में सदियों में कोई एक प्रतिभाशाली योद्धा जन्म लेता है, लेकिन नीलिमा और नील जैसी मिसालें, जो 1000 सालों में एक बार देखने को मिलती हैं, का एक ही परिवार में होना वास्तव में दुर्लभ घटना थी। आचार्य केतुपति भी एक पल के लिए इस बात से प्रभावित हुए, पर तुरंत ही अपने चेहरे के भावों को सामान्य करते हुए बोले, परंतु इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मंगलदेव की तुलना में केतुपति ऐसे छोटे मोटे मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। नील और नीलिमा की प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, सप्तसिंधु आश्रम के इतिहास में ऐसे कई प्रतिभावान शिष्य आए और चले गए थे। फर्क कैसे नहीं पड़ता? मंगलदेव का स्वर गंभीर हो गया। वह लड़का अपनी बहन को छुड़ाने के इरादे से यहाँ आया है। मुझे पक्की खबर मिली है कि वह काली पहाड़ी के आसपास मंडराते हुए देखा गया था। उसका असली मकसद नीलिमा को उस कैद से आज़ाद कराना ही है। केतुपति ने सिर हिलाते हुए चाय की केतली उठाई और सुनहरे प्याले में चाय डालते हुए कहा, एक बड़े भाई का अपनी बहन को बचाने की कोशिश करना स्वाभाविक है, पर काली पहाड़ी की सुरक्षा को भेद कर नीलिमा को बाहर ले आना बच्चों का खेल नहीं है। आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं केतुपति जी। मंगलदेव ने बात काटते हुए कहा, ये नील कोई साधारण लड़का नहीं है। वह असुर दैवीय मुष्टिका जैसी अति दुर्लभ तकनीक पर महारत हासिल कर रहा है। अगर भविष्य में इसकी ताकत और बढ़ी, तो यह निश्चित रूप से नीलिमा के अतीत की गहराई में जाएगा। और जिस तरह का इसका मिजाज है, क्या आपको लगता है कि सच्चाई जानने के बाद ये हमें बख्श देगा? इसलिए इससे पहले कि यह हमारे लिए नासूर बने, हमें इसे रास्ते से हटाना ही होगा। अध्याय 191 आचार्य केतुपति की योजना। यह कोई साधारण मामला नहीं है। ये नील अत्यंत विचित्र और अप्रत्याशित लड़का है। वह असुर दैवीय मुष्टिका जैसी अति दुर्लभ विधा को भी सिद्ध कर चुका है। अगर भविष्य में वह अपनी ताकत का विस्तार कर लेता है, तो नीलिमा के साथ हमने जो कुछ भी किया, उसकी तह तक पहुंचे बिना नहीं रहेगा। उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वह हमारे कृत्यों को भूलकर हमें माफ कर देगा? इसलिए हर हाल में उसका नामो निशान मिटाना ही होगा। आचार्य मंगलदेव के मन में बैठा ये खौफ अकारण नहीं था। नील को लेकर उनका नजरिया आचार्य केतुपति से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वे नील की ताकत का कड़वा घूंट स्वयं पी चुके थे। उस दिन सभा में नील ने उनके हथेली के वार को निष्फल कर दिया था। एक प्रथम चरण का महावीर योद्धा रहते हुए जो लड़का इतनी असाधारण क्षमता रखता हो, जब वह आध्यात्मिक मंडल या पृथ्वी मंडल के शिखर को छुएगा, तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी भयावह था। उस घटना के बाद मंगलदेव ने गुप्त रूप से नील के अतीत की छानबीन करवाई थी। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि नील ने ऋषि पराशर भवन के उस सबसे सुरक्षित अंतःकक्ष में प्रवेश किया था, जहां पवित्र दिव्य जीव की आत्मा रक्षा करती थी, और वहीं से उसने असुर दैवीय मुष्टिका का ज्ञान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, उसने उस अत्यंत जटिल विद्या पर पूर्ण महारत भी हासिल कर ली थी। अगर कल को ये लड़का दिव्य भूमि परीक्षण में सफल होकर पवित्र आश्रम की नजरों में चढ़ जाता है, तो क्या वे उसकी दया पर अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे? नील के लिए नीलिमा केवल उसकी बहन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी।
दंडकेश पर्वत पर ही उसे भनक लग चुकी थी कि नीलिमा को काली पहाड़ी की कालकोठरी में धकेलने के पीछे आचार्य मंगलदेव और आचार्य केतुपति की ही मुख्य भूमिका थी। उसी क्षण नील ने अपने मन में उन दोनों का अंत करने की कसम खाई थी। हालांकि फिलहाल अपनी सीमित ताकत के कारण वह संयम साधे हुए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। आचार्य मंगलदेव की बातें सुनकर आचार्य केतुपति ने अपनी चाय की अंतिम चुस्की ली और ठंडे स्वर में बोले, आपकी आशंका में कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु इतिहास गवाह है कि असाधारण दिखने वाली अनगिनत प्रतिभाओं में से कितनी वास्तव में शिखर तक पहुंच पाती हैं। केतुपति अब भी इस बात को अत्यधिक गंभीरता से लेने का और तैयार नहीं थे। सप्तसिंधु आश्रम में हजारों प्रतिभावान शिष्य भरे पड़े थे, पर उनमें से बहुसंख्यक कभी आध्यात्मिक मंडल तक का सफर भी तय नहीं कर पाते थे। आपकी बात अपनी जगह सही है, मंगलदेव ने पलटकर तर्क दिया, पर क्या आपने कभी किसी साधारण महावीर योद्धा को मेरी महाविनाशक हथेली का प्रहार विफल करते देखा है? केतुपति स्तब्ध रह गए। उनके पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था कि जब मंगलदेव ने पहली बार यह बात बताई थी तो केतुपति को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ था, परंतु मंगलदेव के चेहरे की घबराहट और संजीदगी बता रही थी कि यह सत्य था। अगर नील में वाकई ऐसा चमत्कारिक सामर्थ्य था तो उसका भविष्य में पनपना उन दोनों के विनाश का कारण बन सकता था। अब केतुपति भी इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए विवश हो गए। इतना ही नहीं, मंगलदेव ने बात जारी रखी, जब उसने पहली बार भ्रामक मछली सरोवर में कदम रखा तो वह सीधे 100 गज की गहराई में उतर गया। क्या किसी प्रथम चरण के महावीर के लिए यह संभव है? केतुपति ने अनिच्छा से नकारात्मक में सिर हिलाया। नील के कारनामे वाकई असामान्य थे। सरोवर के प्रभारी नरोत्तम दास ने मुझे कई बार सिफारिशी पत्र भेजे ताकि नील को आश्रम की ओर से पुरस्कृत किया जाए, पर मैंने हर बार उन रिपोर्टों को दबा दिया। मंगलदेव ने कुटिलता से कहा, लेकिन महज रिपोर्ट दबा देने से उसका रास्ता नहीं रुकेगा। हमें उसे स्थायी रूप से शांत करने के लिए कोई कठोर चाल चलनी होगी। कठोर चाल? केतुपति ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, यदि हमने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। मंगलदेव ने अपनी व्याकुलता जाहिर की। केतुपति मंगलदेव की तुलना में अधिक चालाक और संयमित थे। कुछ पल चिंतन करने के बाद उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। वास्तव में नील का काम तमाम करने का एक बेहतरीन अवसर हमारे सामने ही है। कैसा अवसर? मंगलदेव की उत्सुकता बढ़ी। शीर्ष दल प्रतियोगिता, केतुपति ने धीरे से कहा। सप्तसिंधु आश्रम में अपना परचम लहराने की चाह रखने वाले किसी भी शिष्य के लिए शीर्ष दल प्रतियोगिता सबसे बड़ा मंच मानी जाती थी। वे जानते थे कि नील फिलहाल एक बाहरी शिष्य है और नियमतः इसमें भाग नहीं ले सकता, पर उसकी ताकत को देखते हुए आंतरिक शिष्य बनना उसके लिए महज कुछ घंटों का खेल था। वैसे तो उनके पास नील को रास्ते से हटाने के कई गुप्त तरीके थे, लेकिन राजकुमारी शुभांगी का विचार आते ही दोनों की रूह कांप उठती थी। शुभांगी के पास शाही शक्ति मोहर का सर्वाधिकार था। अगर इस साजिश की जरा सी भी भनक या सुराग उन तक पहुंच जाता तो शुभांगी उन्हें बख्शने वाली नहीं थी। लेकिन शीर्ष दल प्रतियोगिता की बात बिल्कुल अलग थी। इस महासंग्राम में आश्रम के सबसे खूंखार और शक्तिशाली शिष्यों का आमना सामना होता था। घमासान युद्ध के दौरान किसी शिष्य की जान चली जाना एक आम बात थी। हर साल प्रतियोगिता के दौरान कई प्रतिभाशाली योद्धा अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। अगर प्रतियोगिता के मैदान में नील की रहस्यमयी मौत हो जाती है तो शुभांगी को शक होने के बावजूद वह किसी पर उंगली नहीं उठा पाएगी और उन दोनों के पास साफ बचने का बहाना होगा। आचार्य मंगलदेव तुरंत समझ गए कि केतुपति का इशारा किस तरफ है। योजना वाकई बेजोड़ थी, लेकिन मंगलदेव के मन में फिर भी एक दुविधा बची थी। परंतु केतुपति जी, अगर उस लड़के ने प्रतियोगिता में भाग लेने से ही इनकार कर दिया तो? अगर नील किसी कारणवश आंतरिक शिष्य बनने की प्रक्रिया को टाल दे या प्रतियोगिता में दिलचस्पी ही न दिखाए तो उनकी यह पूरी योजना कागजी बनकर रह जाएगी। वह इनकार नहीं कर सकता, केतुपति ने पूरे विश्वास के साथ कहा। शुभांगी ने उस पर काफी मेहनत की है और वह जरूर चाहेगी कि नील प्रतियोगिता में उतरे। वैसे भी अंबर दल 33 दलों की सूची में सबसे निचले स्थान पर है। दल की साख बचाने के लिए नील को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अद्भुत! मंगलदेव के होठों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। अब बस मुझे ये तय करना है कि उस मैदान में उसे किस तरह मौत के घाट उतारना है। दूसरी ओर नील अपने कक्ष में पद्मासन में विराजमान होकर अपने सामने फैले तारामंडल मानचित्र का गहराई से अध्ययन कर रहा था। उसने भ्रामक मछली सरोवर में जाना फिलहाल बंद कर दिया था, क्योंकि कड़े अभ्यास और कीमती औषधियों के प्रयोग के कारण उसके पास बचे क्रेडिट अंक खत्म हो चुके थे। ये क्रेडिट अंक उसे मुख्य रूप से दक्षिणी अभियान की सफलता के बदले मिले थे। सप्तसिंधु आश्रम में योगदान अंकों के वितरण की प्रणाली अत्यंत निष्पक्ष और कठोर थी।
यदि किसी योद्धा को अपनी साधना के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती तो उसे आश्रम के खतरनाक अभियानों को पूरा करके अंक अर्जित करने पड़ते थे। शुरुआत में नील ने सोचा था कि वह जल्द ही 50 लाख क्रेडिट अंक जमा कर लेगा, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि यह कितना बचकाना विचार था। साधना को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए क्रेडिट अंक लगातार खर्च भी हो रहे थे। अभियानों के अलावा अंकों को हासिल करने का दूसरा जरिया था अपने पास मौजूद आध्यात्मिक पत्थरों के बदले उन्हें खरीदना। नील की पोटली में अब भी लगभग 20,000 आध्यात्मिक पत्थर बचे हुए थे। अगर वह इन सभी को बदलता तो उसे करीब 10,000 क्रेडिट अंक मिल सकते थे। 10,000 अंक सुनने में भले बड़े लगें, पर भ्रामक मछली सरोवर जैसी जगहों में साधना करते हुए ये अंक पानी की तरह बह जाते थे। परंतु आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा नील के पास देवमूल सार की 600 से अधिक दुर्लभ बूंदें भी सुरक्षित थीं। विभिन्न आध्यात्मिक हथियारों को पिघलाकर नील ने 1000 से अधिक बूंदें तैयार की थीं, जिनमें से सर्पशल्कों को जागृत करने के बाद भी उसके पास 600 से ज्यादा बूंदें बची थीं। उसे याद आया कि देवनिधि नीलामी घ में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेची गई देवमूल सार की महज 50 बूंदें 1,20,000 आध्यात्मिक पत्थरों में नीलाम हुई थीं। इस हिसाब से तो उसकी 600 बूंदों की कीमत बाजार में 10 लाख से भी अधिक आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। परंतु बाजार का नियम पूर्ति और मांग पर टिका होता है। देवमूल सार अत्यंत दुर्लभ और अनमोल वस्तु थी। यदि 600 बूंदें एक साथ बाजार में उतार दी गईं तो उसकी कीमत में भारी गिरावट आ सकती थी। इसके अतिरिक्त नील की देह में पवित्र श्वेत अग्नि प्रज्वलित थी, जिससे वह जब चाहे तब देवमूल सार का निर्माण कर सकता था। लेकिन इसका अत्यधिक प्रदर्शन उसके लिए काल बन सकता था। फिलहाल 50 बूंदें बेचना ही समझदारी होगी। काफी सोच विचार के बाद नील ने फैसला लिया। साथ ही उसने तय किया कि वह इस सौदे के लिए सीधे प्रताप यदुवंशी से संपर्क करेगा। नील लंबे समय से इस बात को लेकर उलझन में था कि देवमूल सार को बाजार में कैसे उतारा जाए। यदि वह गुप्त रूप से बेचेगा तो 1-2 बार तक तो लोग इसे इत्तेफाक समझेंगे, पर बार बार ऐसा होने पर उसकी पहचान उजागर होने का खतरा बढ़ जाएगा। जब लोगों को पता चलेगा कि नील के पास देवमूल सार उत्पन्न करने की अलौकिक क्षमता है तो पूरा आश्रम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। परंतु प्रताप यदुवंशी पर भरोसा किया जा सकता था। प्रताप यदुवंशी एक निष्ठावान साथी है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। अगर वह मेरी मदद के लिए तैयार हो जाता है तो मेरी यह बड़ी समस्या हल हो जाएगी। नील ने एक ठोस कारण सोचा जिससे वह प्रताप को राजी कर सके, और फिर वह अपने आवास से निकल पड़ा। लेकिन जब वह प्रताप के निवास पर पहुंचा तो वह वहां मौजूद नहीं था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह अंबर दल के समीप स्थित समकर्षण पहाड़ी पर साधना करने गया है। ये सुनते ही नील बिना पल गंवाए समकर्षण पहाड़ी की ओर बढ़ गया। अध्याय 192 उकसावे का परिणाम। अंबर दल के अधिकार क्षेत्र में अभ्यास और साधना के लिए कई छोटी छोटी पहाड़ियां मौजूद थीं। ये स्थान अंबर दल के सभी शिष्यों के लिए निःशुल्क उपलब्ध थे, इसलिए बड़ी संख्या में शिष्य यहां अपने कौशल को निखारने आते थे। समकर्षण पहाड़ी भी इन्हीं लोकप्रिय अभ्यास स्थलों में से एक थी। अंबर दल के मुख्य शिखर से समकर्षण पहाड़ी तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम और जोखिम भरा था। पहाड़ी का ढांचा एकदम सीधा और खड़ा होने के कारण उस पर कोई स्वाभाविक पैदल रास्ता नहीं बना था। चट्टानों के किनारों पर मजबूत लकड़ी के खंभे गाड़े गए थे और ऊपर जाने वाले को इन्हीं खंभों पर संतुलन बनाते हुए कदम बढ़ाने पड़ते थे। नील समकर्षण पहाड़ी के निचले हिस्से में पहुंचा और लकड़ी के खंभों पर सावधानी से पांव टिकाते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह अपने सधे हुए कदमों से समकर्षण पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचते ही नील की नज़र भारी भरकम काया वाले प्रताप यदुवंशी पर पड़ी, जो जोर जोर से हाँफ रहा था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से ढलक कर उसके सफ़ेद कपड़ों को भिगो रही थीं। सामान्यतः भारी शरीर वाले लोग आलसी माने जाते हैं, पर प्रताप यदुवंशी इसके बिल्कुल उलट था। वह अपनी साधना और क्षमता को बढ़ाने के लिए आम शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक पसीना बहाता था। समकर्षण पहाड़ी से सटा हुआ एक और विशाल पर्वत खड़ा था, जिसकी चोटियां बादलों को चीरती हुई ऊपर उठती थीं। समकर्षण पहाड़ी की तरफ से वह पर्वत बिल्कुल सपाट और चिकनी दीवार जैसा दिखता था। उसकी सतह पर पकड़ बनाने के लिए कोई गड्ढा या दरार तक मौजूद नहीं थी। उस समय प्रताप ने धातु का बना 500 किलोग्राम वजनी एक भारी भरकम कवच पहन रखा था। गहरा सांस भरकर प्रताप ने अपने कवच की पट्टियों को कसा और उस चिकनी पहाड़ी दीवार की ओर तेजी से दौड़ लगा दी। धप धप धप, उसके भारी कदमों की धमक से जमीन थरथरा उठी। दीवार के बिल्कुल समीप पहुंचते ही प्रताप ने एक जोरदार छलांग लगाई और उस सपाट चट्टान पर अपनी गति के बल पर ऊपर की ओर दौड़ने लगा। उस असाधारण रूप से चिकनी सतह पर केवल अपनी रफ्तार के दम पर ही ऊपर चढ़ा जा सकता था।
ऊंचाई का आकलन करने के लिए दीवार पर लाल रंग से निशान उकेरे गए थे, 5 गज, 10 गज, 15 गज, 20 गज। प्रताप अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए ऊपर बढ़ता गया और देखते ही देखते 20 गज का आंकड़ा पार कर गया। परंतु जैसे ही वह 30 गज की ऊंचाई पर पहुंचा, उसकी ताकत जवाब दे गई और उसका गोल-मटोल शरीर ढलान से फिसलकर नीचे आ गिरा। मैं केवल 30 गज तक ही पहुंच पा रहा हूं। प्रताप यदुवंशी ने हताशा में अपना सिर हिलाया। यह एक कठिन परीक्षा थी जो किसी योद्धा की रफ्तार, शारीरिक बल और निर्णय क्षमता का कड़ा परीक्षण करती थी। पहाड़ी की दीवार पर केवल 55 गज तक ही निशान उकेरे गए थे। कहा जाता था कि अतीत में अंबर दल के एक असाधारण बाहरी शिष्य ने 55 गज की ऊंचाई को छू लिया था। उस सर्वोच्च स्थान पर आज भी उसके हाथ की छाप मौजूद थी, जो अंबर दल के इतिहास में किसी बाहरी शिष्य का सर्वोत्तम प्रदर्शन था। जैसे ही प्रताप यदुवंशी नीचे उतरा, एक अन्य शिष्य तेजी से उस दीवार पर चढ़ने लगा। वह शिष्य बंदर की तरह दुबला पतला पर बेहद फुर्तीला था। अपने हल्के शरीर और तीव्र रफ्तार के बल पर उसने पलक झपकते ही प्रताप के 30 गज के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया और 40 गज की ऊंचाई तक पहुंच गया। वह वहीं नहीं रुका, बल्कि ताकत झोंकते हुए 45 गज की ऊंचाई तक चढ़ता चला गया। अंततः उसकी गति भी धीमी पड़ी और वह फिसलकर नीचे आ गिरा। नीचे पहुंचकर वह बाहरी शिष्य तेज सांसें लेने लगा और प्रताप यदुवंशी की ओर देखकर अभिमान से मुस्कुराया। प्रताप ने उसकी तंज भरी मुस्कान देखी तो उसके चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आ गई। इस मामले में वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह शिष्य पिछले वर्ष ही अंबर दल में शामिल हुआ था। उसका नाम वापति था और वह वर्तमान में अंबर दल के बाहरी शिष्यों की वरीयता में 11वें स्थान पर आता था। सीधी जंग में उसकी ताकत प्रताप से थोड़ी कम थी, पर उसका दुबला और फुर्तीला शरीर यहाँ अभ्यास के दौरान उसे बढ़त दिला देता था। इससे पहले वापति केवल 40 गज तक ही पहुंच पाता था, पर आज उसने 45 गज की सीमा लांघकर लगभग 46 गज को छू लिया था। फिलहाल अंबर दल के बाहरी शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस परीक्षण में उससे आगे निकल सके। यदुवंशी घराने के सदस्यों के पास व्यापारिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता तो अद्भुत थी, पर जहां तक साधना और योद्धा क्षमता का सवाल था, वे 8 प्रमुख कुलीन परिवारों के शिष्यों की तुलना में थोड़े कमजोर पड़ते थे। प्रताप खुद को निखारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, पर शारीरिक बनावट के कारण उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा था। प्रताप भाई, प्रताप अभी अपने विचारों में ही खोया था कि नील की आवाज़ सुनकर चौंका। नील भाई, तुम यहाँ कैसे? प्रताप ने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आया कि नील समकर्षण पहाड़ी पर क्या करने आया है। नील को अंबर दल में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, पर उसकी ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। वह अनाहत चक्र की सीमा पार करके महावीर योद्धा के पद पर पहुंच चुका था। उसका स्तर सामान्य बाहरी शिष्यों से कहीं ऊंचा था और उसे किसी भी क्षण आंतरिक शिष्य का दर्जा दिया जा सकता था। ऐसी अद्भुत क्षमता वाले योद्धा को समकर्षण पहाड़ी पर अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंबर दल के आंतरिक शिष्य तो यहाँ भूलकर भी नहीं आते थे। उधर जब प्रताप ने नील का नाम पुकारा तो आसपास मौजूद अन्य शिष्यों की नजरें भी उस तरफ टिक गईं। नील का नाम अंबर दल के शिष्यों के बीच किसी किंवदंती की तरह गूंजता था। जब सबने नील को सचमुच वहां देखा तो शिष्यों के बीच फुसफुसाहट और उत्साह बढ़ गया। परंतु जब वापति ने नील को देखा तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता के भाव उभर आए। वापति एक स्वाभिमानी योद्धा था। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और आश्रम तक पहुंचने के लिए उसने कड़ा संघर्ष किया था। इसीलिए उसका एकमात्र लक्ष्य हर किसी को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचना था। उसके लिए प्रताप यदुवंशी को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर नील, जिसका डंका पूरे अंबर दल में बज रहा था, यदि वह किसी तरह नील को इस परीक्षण में नीचा दिखा पाता तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। हालांकि वापति को अर्ध महावीर बने ज्यादा समय नहीं हुआ था और वह सीधी लड़ाई में महावीर बन चुके नील का मुकाबला नहीं कर सकता था, पर समकर्षण पहाड़ी की ये दीवार केवल रफ्तार और संतुलन का खेल थी। यहाँ कौन कितना ऊंचा चढ़ पाता है, इसका फैसला शरीर के भार और अभ्यास से होता था। जब नील और प्रताप बातें कर रहे थे तभी वापति ने अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए 500 किलोग्राम का कवच पहना और तेजी से दीवार की ओर दौड़ लगा दी। इस बार वापति ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह बंदर की तरह फुर्ती से ऊंचाई नापने लगा। 10 गज, 20 गज, 45 गज, 46 गज, 47 गज। 47 गज की ऊंचाई छूते ही वह मुड़ा और सरकते हुए नीचे आ गया। ये वापति के जीवन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नीचे आते ही उसके चेहरे पर घमंड तैरने लगा। उसने नील की ओर उकसाने वाली नजरों से देखा और फिर चुनौती देते हुए कहा, क्या आप पहाड़ी की उस चोटी पर बने हाथ के निशान को देख रहे हैं? कहा जाता है कि जो भी उस निशान को लांघ देगा वह अंबर दल के इतिहास का सबसे पराक्रमी बाहरी शिष्य कहलाएगा। तो क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे?
वापति की सोच थी कि नील अभी अभी महावीर योद्धा बना है, इसलिए उसकी नींव अभी पूरी तरह पक्की नहीं होगी। इसके अलावा नील ने पहले कभी समकर्षण पहाड़ी पर अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उसके लिए 47 गज के आंकड़े को छूना भी नामुमकिन होगा। वापति की चालबाजी देखकर प्रताप यदुवंशी का खून खौल उठा। वह समझ गया था कि वापति नील को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रच रहा है। प्रताप को लगा कि यदि नील पहली बार में इस चिकनी चट्टान पर चढ़ेगा तो उसे सही संतुलन बनाने में दिक्कत होगी। उसने नील का हाथ पकड़ते हुए कहा, नील भाई, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो मंडप में चलकर चाय पीते हैं और आराम से बात करते हैं। नील ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी इस व्यर्थ की बहस में समय नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने मुड़कर जाना ही बेहतर समझा। परंतु वापति कहाँ बाज आने वाला था। उसने पीछे से ताना मारा, क्या हुआ? हिम्मत जवाब दे गई, और तुम खुद को अंबर दल का सबसे श्रेष्ठ बाहरी शिष्य मानते हो? नील ने कभी इस पदवी की परवाह नहीं की थी, नहीं उसे पता था कि शिष्यों ने उसे यह उपाधि कब दे दी। वापति के तंज पर नील रुका, मुड़ा और कंधे उचकाते हुए शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हारी इतनी ही तीव्र इच्छा है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। बस उम्मीद करता हूं कि इसके बाद तुम दोबारा मुझे अकारण नहीं टोकोगे। नील भाई, प्रताप ने उसे रोकने की कोशिश की। वह हजारों बार इस चट्टान पर चढ़ने का प्रयास कर चुका था और जानता था कि बिना अभ्यास के इस पर चढ़ना कितना कठिन है। नील ने हाथ के इशारे से प्रताप को शांत रहने को कहा और बेफिक्री से बोला, चिंता मत करो प्रताप भाई, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर मैं विफल भी हो गया तो अंबर दल के सबसे श्रेष्ठ बाहरी शिष्य का यह खिताब किसी और को सौंप दूंगा। नील के शांत और आत्मविश्वासी अंदाज को देखकर प्रताप का संकोच भी दूर हो गया। उसने नील के पुराने कारनामों को याद किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम भी एक बार आजमा ही लो। वापति ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, ये कवच 500 किलोग्राम का है। इसके अलावा यहाँ 100, 200 और 800 किलोग्राम के कवच भी उपलब्ध हैं। आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे? वापति ने अपना कवच उतारकर नील के सामने रखा। वह जानबूझकर जोर दे रहा था कि उसका कवच 500 किलोग्राम का है, ताकि नील पर उससे भारी कवच चुनने का मानसिक दबाव बने। हल्का कवच चुनो नील भाई, पहली बार में भारी कवच पहनना ठीक नहीं होगा, प्रताप ने सलाह दी। परंतु नील ने 100 या 200 किलोग्राम के कवच की तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे पास रखा 800 किलोग्राम का सबसे भारी धातु कवच उठाया, उसे धारण किया और फिर हल्का सा उछलकर उसका वजन परखा। नील भाई, यह क्या कर रहे हो? प्रताप हक्का बक्का रह गया। वहीं पास खड़ा वापति नील की इस हरकत को देखकर मन ही मन कुटिलता से मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था कि नील ने अपनी ही तबाही के सामान पर खुद